हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन जो लिए गए हैं 115 प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग थ्योरी का भी जिक्र करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले समीकरण की बात करते हैं कि समीकरण है क्या। एक चर इसे कहा जाता है जिसमें किसी भी अंक हो या संख्या हो, उसमें अल्फ़ाबेट का कोई सा भी लेटर लग जाएगा, उसे हम लोग चर कहेंगे, ठीक है। तो एक चर वाले समीकरण, यहाँ पूछा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। तो एक चर में सिर्फ एक ही चर होगा, जैसे 2x + 5, इस समीकरण का हल पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण के बारे में देखेंगे कि समीकरण क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में जैसे ax + by + c = 0, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत या एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत अगर उसके बराबर में शून्य हो जाता है तो उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण में दो चर है, एक x चर है, एक y चर है, ठीक है। जबकि a और b जो है वो कांस्टेंट टर्म है, जहाँ a कहा जाता है कि a = 0 और b = 0 होगा। a की जगह पे 0 नहीं लेंगे और b की जगह पे 0 नहीं लेंगे। अगर a की जगह पे 0 लेते हैं और b की जगह पे 0 लेते हैं तो वो चर का वेरिएबल नहीं कहलाएगा, यानी कि वो समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो सवाल है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण की मानक रूप की बात किया जाए तो ax + b, और जिसके बराबर में 0 लग जाएगा वो समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो इसका सिर्फ हल पूछा है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं वो एक होते हैं, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? हलों की जो संख्या होगी वो एक होगा। एक को हम लोग अद्वितीय भी कहते हैं, अद्वितीय। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के जो हलों की संख्या होगी वो एक होगी, यानी अद्वितीय होगी। यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। रैखिक समीकरण का घात जो होगा, जिस प्रकार से हम लोग बहुपद पढ़े थे ठीक उसी प्रकार से समीकरण है। बहुपद में एक व्यंजक होता था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन समीकरण में क्या है कि उसके इक्वल में 0 लग जाएगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। इसके घात जो हमें दिख रहे हैं वो 1 दिख रहा है। रैखिक समीकरण का घात होता है 1। जिस प्रकार से रैखिक बहुपद के घात 1 होते हैं ठीक उसी प्रकार से रैखिक समीकरण का भी एक ही घात होता है, और एक घात होता है तो इसके एक जो है हल भी होंगे। तो एक रैखिक समीकरण का घात जो होगा वो 1 होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि दो चर। अब देखिए दो चर किसे कहते हैं, तो ax + by + c बराबर में 0 लगा है तो वो समीकरण है। इसमें दो चर से सम्मिलित हैं, एक x है और एक y है, ठीक है। इसमें लिखा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हलों की संख्या होगी। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का यही मानक रूप है, ax + by + c = 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। इसमें हलों की संख्या जो होगी, हलों की संख्या अनगिनत होगी, अनगिनत। इसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। जैसे मान लिया जाए कि x + y = 5 लिया जाए, तो x कैसे बहुत सारे वैल्यू होंगे और y के जो 5 को सेटिस्फाइड करेगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि x का मान हम 1 लेते हैं तो y का मान क्या होगा कि 5 आ जाए, तो 4 लेंगे जो 5 के बराबर आएगा। ये भी तो हो सकता है कि x का वैल्यू 2 लेंगे, y का वैल्यू 3 लेंगे तो 5 के बराबर आएगा, ठीक है। x का वैल्यू 3 लेंगे, y का वैल्यू 2, तो आपका 5 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। अब जो है ठीक इसी प्रकार से x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 4 होगा जो 5 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमें ये दिखाई दे रहा है कि चर यानी दो चर वाले जो समीकरण है रैखिक समीकरण x और y, उसके जो हलों की संख्या होगी अनगिनत होगी, यानी अनंत होगा। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होंगे वो सी होंगे। प्रश्न संख्या 4, यदि 2k - 1 और k समीकरण का हल है तो k का वैल्यू पूछा है कि k का मान क्या होगा। तो देखिए ये जो आपका दिया गया है 2k - 1 और k, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का रिलेशन जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक से होता है, ठीक है। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है
ये आपका x कोऑर्डिनेट है और ये जो है y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखा जाए तो 2k - 1 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखा जाए तो k है। अब इसमें लिखा है कि x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, यहाँ आपका x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, यानी x की जगह पे 2k - 1 रखेंगे और y की जगह पे हम k रखेंगे, ठीक है। तब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, k का वैल्यू मिलेगा। तो क्वेश्चन में वही लिखा है कि 2k - 1 और k समीकरण 10x - 9y = 12 का हल हो तो k का मान क्या होगा। तो देखिए 10x माइनस 9y = 12, यानी x का वैल्यू क्या लेंगे हम, 2k - 1, तो ये 10 हो जाएगा। 10 इंटू एक्स का वैल्यू होगा 2k - 1 और -9, y की जगह पे हम क्या लेंगे, k लेंगे, बराबर 12। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूना 20k हो जाएगा, -10 - 9k बराबर 12 होगा, ठीक है। देखिए 20k में से 9k को घटाएंगे तो 11k बचेगा, बराबर 12, और ये माइनस इधर आकर के प्लस होगा, यानी 11k और 12 और 10 22 हो जाएंगे, यानी 11 दूना के 22। k का मान जो आपको यहाँ से आ रहा है वो 2 आ रहा है। आप इसमें विकल्प का भी चयन कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन ले करके बनाना ज़्यादा कष्ट होगा, तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा, 2 आएगा k का मान। प्रश्न संख्या 5 में देखिए लिखा है रैखिक समीकरण युग्म में 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। इसका पूछा कि कितना हल होगा। तो देखिए हलों की संख्या ज्ञात करने के लिए युगपत समीकरण है, ठीक है, उसे हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ इसके कंडीशन भी हैं, जैसे आपका समीकरण और ये आपका युग्म का नाम, या सिर्फ युग्म लिखते हैं, युग्म, और ये हलों की संख्या। कुछ कंडीशन है हलों की संख्या, ठीक है। जैसे यहाँ पे रहेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, ठीक उसी प्रकार से a2x + b2y + c2 = 0 के हलों की संख्या एवं युग्म की जांच। जैसे समीकरण में आपका रहेगा a1/a2 = नोट b1/b2, तो इसे हम लोग इस युग्म को कहेंगे अविरोधी, अविरोधी। इसे हम लोग संगत भी कहेंगे, संगत, कंसिस्टेंसी, ठीक है। हलों की संख्या इसमें होगी अद्वितीय, जिसको हम लोग केवल एक हल भी बोल सकते हैं, केवल एक हल, ठीक है। अगर समीकरण का कंडीशन कुछ ऐसा होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो ये जो होंगे वो आश्रित होगा, आश्रित, जिसके हलों की संख्या होगी अनगिनत। और एक और कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 = नोट c1/c2। अगर ऐसा किसी समीकरण का युग्म का कंडीशन दिखाई देता है तो उसमें युग्म का जो नाम होगा वो विरोधी होगा, विरोधी। इसके कोई हल नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, ठीक है। इसे हम लोग असंगत भी कहेंगे, असंगत, इनकंसिस्टेंसी। संगत के केस में 2, एक अविरोधी और एक आश्रित। आश्रित को भी हम लोग संगत ही कहेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। ये आपका हो गया। अब इसी में कुछ एक ग्राफीय का भी इसी से रिलेटेड आएगा, जो हम लोग आगे आएगा तो देखेंगे। तो आप याद रखेंगे कि अगर किसी समीकरण का युग्म का अगर ऐसा कंडीशन दिखाई दे रहा है a1/a2 = नोट b1/b2, तो उसे हम लोग उस युग्म का नाम कहेंगे अविरोधी है या संगत है। उसकी हलों की संख्या एक होगी, एक या केवल एक या अद्वितीय। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो उसे हम लोग आश्रित या संगत कहेंगे। उसके हलों की संख्या अनगिनत होगी, या हम लोग इसे अनंत भी कहेंगे, ठीक है।
A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल नोट C1 बटा C2, इसे हम लोग विरोधी यानी असंगत कहेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म में इतना जो दिया गया है कि कितने हल होंगे। तो इसे जांच करने के लिए एक रैखिक युग्म समीकरण है, युगपत समीकरण जिसको कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग हटा लें। अब देखिए जिसको सिमुल्टेनियस इक्वेशन भी कहा जाता है, युगपत समीकरण को। यह हर क्वेश्चन के लिए रहेगा, लागू होगा A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2। कोई भी रैखिक समीकरण का युग्म अगर दिया रहेगा तो हम लोग इसी पे रख करके चेक कर लेंगे कि वो उतना आ रहा है कि नहीं। क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। अब इसे हल करना थोड़ा सा असंभव है क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, तो इसे हम लोग चेक करेंगे। देखिए x के गुणांक से आपका जो होगा वो A1 होगा, ये आपका B1 होगा और ये आपका C1 होगा। लेकिन इसे इस रूप में लाना होगा इस समीकरण को, यानी 2x + 3y - 5 = 0। ठीक है, A1 का मान यहाँ से हो जाएगा 2, B1 का मान 3 और C1 का मान आपका -5 होगा। ठीक, उसी प्रकार से ये जो समीकरण दिया गया है 4x + 6y -15 = 0 समीकरण के रूप में ला लेना है, यानी उसके इक्वल में 0 होना चाहिए। अब A2 का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 4 होगा, B2 का वैल्यू होगा 6 और C2 का वैल्यू होगा -15। हम लोग सिमुल्टेनियस इक्वेशन पे रख करके चेक कर लेंगे कि उसके कितने हल आ रहे हैं। A1 का मान हमारा जो दिख रहा है वो 2 है, A2 का मान आपका 4 है, B1 का वैल्यू 3 है, B2 का वैल्यू 6 और C1 का वैल्यू जो है वो आपका -5 और C2 का वैल्यू -15 है। ये माइनस से माइनस कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यानी कि 1/2 1/2 इक्वल नोट 1/3। यानी ये जो ऐसा कंडीशन दिखाई दे रहा है A1 बटा A2 B1 बटा B2 इक्वल नोट C1 बटा C2, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो इसको हम लोग कहेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, यानी इसके कोई हल नहीं होंगे। तो इस रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? तो ये जो समीकरण दिया गया है इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका कंडीशन जो आया A1 बटा A2 B1 बटा B2 इक्वल नोट C1 बटा C2। ठीक है, जो एक दूसरे के बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो इसे हम लोग नो सॉल्यूशन कहेंगे, कोई हल नहीं होगा। प्रश्न संख्या 6, x + y = 3 तथा 3x - 2y = 4 के कितने हल होंगे? अब देखिए यहाँ भी हलों की संख्या पूछी है कि कितने हल होंगे, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है, लेकिन पूछा क्या है, विकल्प दिया है कि x का मान 2 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे। अगर उसे आप चाहें तो इसे विकल्प से भी बना सकते हैं, और नहीं तो जो इसके मेथड होते हैं समीकरण को हल करने के लिए उसे बनाना थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, हम विकल्प का ही चयन कर लेते हैं। ऑप्शन हमारा देखिए जैसे x + y = 3 है और दूसरा समीकरण 3x - 2y = 4 है। अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं और y का वैल्यू 1 लेते हैं तो 2 1 3 इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन इस समीकरण को देखा जाए, x का वैल्यू वो 2 लेते हैं तो 2 तिहाई 6 हो जाता है, और यहाँ 1 लेते हैं तो 2 दूना के 2 एकम 2, यानी 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 होगा। x का मान जो है हमें यहाँ से 2 लेंगे, y का मान 1 लेंगे, 3 के बराबर आएगा। इस समीकरण में भी चेक करके देख लें, 3 गुने x का मान 2 - 2 गुने y का मान 1, ये 4 के बराबर आ रहा है कि नहीं? 6 - 2 यानी 4, जो 4 के बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी विकल्प नंबर बी अभी हमें दिख रहा है कि समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है। विकल्प नंबर बी की बात किया जाए तो x का वैल्यू 1 लेते हैं, y का वैल्यू 2 लेते हैं, तो ये 3 के बराबर तो आ रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए है और ये ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए इसमें जरा हम चेक कर लें, x के जगह पे 1 और y के जगह पे 2 = 4, 3 एकम 3 - 2 दूना के 4, जो -1 इक्वल नोट 4, जो इसके बराबर नहीं आ रहा है, यानी विकल्प नंबर जो बी होगा वो नहीं होगा। ठीक है, x बराबर -1 पे लेते हैं, अगर -1 पे लीजिएगा और y का मान 4 लीजिएगा तो 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 3 के बराबर तो आएगा। लेकिन इस समीकरण में भी चेक करना होगा। इस समीकरण में चेक करने के लिए हम x के जगह पे -1 लेंगे और 2 गुने y की जगह पे 4 लेना होगा। हमें आना चाहिए 4, -3 और 4 दूना के 8, जो कभी 4 के बराबर नहीं आ रहा है, तो यह भी विकल्प नहीं होगा। और
ये विकल्प तो यहीं से छट जा रहा है। जब x का वैल्यू -1 पे नहीं आ रहा है तो यहाँ भी नहीं आएगा, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर होगा वो ए होगा। तो ऐसे प्रश्न में हमें हल करना थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, समय किलिंग हो सकता है। इससे बेहतर है कि आप चयन करें विकल्प का, ऑप्शन से बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, रैखिक समीकरण युग्म में 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल हैं। इसमें भी हल पूछा है, सवाल वैसे ही है, ऑप्शन का चयन कर लेना है। तो समीकरण आपका है 5x + 2y = 16, दूसरा समीकरण है 7x - 4y और बराबर 2 है। ठीक है, तो देखिए x का मान अगर मान लिया जाए कि विकल्प नंबर हम a को रखते हैं तो a रखेंगे तो 5 × 10 और y का मान रखिएगा 3, तो 10 और 6 16। समीकरण 1 को सेटिस्फाइड तो कर रहा है। 5 × 2 + 2 × 3 10 और +6 जो 16 को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसमें भी देखना होगा रख करके 7 × 2 - 4 × 3 7 दूना के 14 और 4 तिहाई 12 जो इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी विकल्प नंबर ए हमारा अभी दिख रहा है कि ये इस दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। विकल्प नंबर अगर बी की बात करें, अब देखिए ये यहीं से छटेगा। जब x का वैल्यू 2 पर सेटिस्फाइड है तो 1 पे सेटिस्फाइड नहीं है। अब चेक करके देख लेते हैं, 2 रखिएगा तो 16 के बराबर आ जाएगा। 1 रख करके देखें, इसमें y का है, इसमें रख करके चेक कर लें x का वैल्यू कितना रखना है 2, तो 2 पे तो 7 × 2 हो जाएगा और 4 × 1 जो 2 के बराबर आएगा 14 - 4 कभी 2 के बराबर नहीं आएगा। तो जब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि x = 2 है और y = 1 है। अब इसे भी देख ले, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू अगर 1 लीजिएगा तो 5 × 1 + 2 × 3 5 और 3 दूना 6 5 11 जो कभी एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ये भी नहीं है। अब इसे भी लेंगे तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करना होगा, ऑप्शन का चयन कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रश्न संख्या 8 में लिखा है x तथा y का मान पूछा है कि x और y का मान क्या होगा। इसमें भी वही करना है, समीकरण को हल कर लेना है और हल करने से जो x का वैल्यू आएगा वो रख लेना है। तो उससे बेहतर है कि हम ऑप्शन का चयन करेंगे। अगर देखिए विकल्प नंबर अगर हम बी की बात करते हैं, ये हमारा इक्वेशन है 3x - 5y = 0, दूसरा समीकरण है 9x + 15y और बराबर 0। x के जगह पे 0 रखिएगा तो ये 0 रखेंगे, y के जगह पे भी 0 रखेंगे। देखिए ये 0 0 के बराबर आ रहा है। इसमें भी 9 × x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, यानी 0 जो है x = 0 y = 0 दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। बाकी ऐसा कोई सा भी ऑप्शन इसमें नहीं है जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो भी होगा। देखिए इसे हल करने से बेहतर है कि ऑप्शन रख करके चल लें, समय का आपका बचत होगा। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में देखिए समीकरण युग्म के हल हैं। और फिर से आया कितने हल हैं, तो हलों की संख्या निकालने के लिए आप कंडीशन हमेशा सिमुल्टेनियस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, यानी युगपत समीकरण C1/C2। a1 का मान यहाँ से 1 का गुणांक, x का जो गुणांक होगा वो a1 का वैल्यू हो जाएगा, यानी a1 हो जाएगा 1, ये आपका a1, ये b1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा, a2 b2 और ये c2। ठीक है, तो a1 का मान आपको दिख रहा है 1, a2 का मान दिख रहा है -3, b1 का वैल्यू है आपका 2, b2 का मान है -6, c1 का मान आपका है 5 और c2 का मान है 1। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 1 बटा -3 बराबर 1 बटा -3 बराबर 5 बटा 1 5। एक दूसरे के बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। और जब भी ऐसा कंडीशन आता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नोट c1/c2, तो इसे हम लोग नो सॉल्यूशन कहते हैं, कोई हल नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी जो होगा वो कोई हल नहीं होगा। कोई नहीं मतलब ये नन ऑफ दीज है, ये विकल्प जो दिया गया है ये नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, कोई नहीं। लेकिन इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में लिखा है कि रैखिक समीकरण योग में x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 क्या है। अब देखिए इस युग्म का नाम पूछा है कि ये युग्म है क्या। अब युग्म की पहचान करने के लिए भी हमें वही काम करना पड़ेगा। ये आपका यहाँ a1 हो गया, ये b1 है, ये c1 है, a2 b2 और ये c2। युगपत समीकरण अब
A1 बटा A2 B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2। A1 का जो मान है 1 है, A2 का मान आपका 2, B1 का मान 3 है और B2 का मान -5, C1 -4, C2 का मान -1। ये माइनस से माइनस कटेगा, 1 बटा 2 -3 बटा 5 बराबर 4, जो कभी एक दूसरे को बराबर नहीं है। जब यही एक दूसरे को बराबर नहीं है तो अगला भी बराबर नहीं दिख रहा है, यानी यहीं पे हमारा इक्वल नोट होगा। और हम सब लोग जानते हैं कि A1 बटा A2 इक्वल नोट B1 बटा B2, तो ऐसे कंडीशन में इस युग्म को हम लोग अविरोधी कहते हैं। अविरोधी जिसे संगत भी कहा जाता है, कंसिस्टेंसी इसी को कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा। प्रश्न संख्या 11, देखिए प्रश्न संख्या 11 में लिखा है कि यदि समीकरण के x - 5y बराबर 2 तथा 6x + 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो, अब इसमें कहा है कि कोई हल नहीं होगा, तब उसका k का वैल्यू क्या होगा। तो कोई हल नहीं का कंडीशन A1 बटा A2 B1 बटा B2 इक्वल नोट C1 बटा C2, ये कोई हल नहीं का कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए A1 का मान जो है हमारा आपका k है, B1 का मान -5 है और C1 का मान, इसे हम इस रूप में ब्रेक कर लें कि x -5y - 2 बराबर 0, 6x + 2y - 7 बराबर 0। ठीक है, तब तो यहाँ से a का मान आपका k हो जाएगा, A1 हो जाएगा, B1 C1, A2 B2 और ये C2। A1 का मान आपका k है, A2 का मान 6, B1 का मान आपका -5 है और B2 का मान 2 इक्वल नोट C1 का वैल्यू जो आपको दिखाई दे रहा है वो -2 और C2 का मान -7। ये कहा है कि इसके कोई हल ना हो तब k का मान क्या होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो कोई हल नहीं की कंडीशन तो ऐसे ही होते। ठीक है, अब देखिए k का मान हमसे यहाँ से पूछा है कि कौन सा होगा। अगर इसकी तुलना इससे करें, सब एक दूसरे के बराबर है, ये भी एक इसके बराबर है, ये इसके बराबर में नहीं है, तो k का मान हमें यहीं से आएगा, इसी से निकाल लेंगे, यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 के बराबर माइनस कितना हो जाएगा 30 होगा। अब इसे ये 2 से कटेगा 15 बार में, तो k का मान जो होगा वो -15 होगा। यानी k का मान अगर हम -15 लेते हैं तो उसका कोई हल इस समीकरण का नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा। प्रश्न संख्या 12 में देखिए इस युग में 2x + y बराबर 6 और 4x + 2y बराबर 4 का, अब सिर्फ कुछ दिया नहीं है, का लिखा है, इसमें विकल्प नंबर दे दिया है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। कोई हल नहीं है, 2 हल हैं, अद्वितीय हल हैं, अनगिनत हल हैं। अब देखिए इसे हमको विकल्प को कैसे छांटना है उसको थोड़ा देखना होगा। युग में समीकरण 2x + y बराबर 6 और 4x + 2y बराबर आपका 4 है। अब उसका पूछा है कि कितने हल होंगे, तो हम लोगों ने ये देखा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में किसी का भी हल 2 हल नहीं होता है, तब तो विकल्प नंबर बी ऐसे ही छट जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं और अद्वितीय हल, अनगिनत हल, हम लोग 3 केस 3 स्थिति जानते हैं। अब इसे चेक करने के लिए 2x + y - 6 बराबर 0, फिर से आपका 4x + 2y - 4 बराबर 0। A1 का जो मान होगा 2 होगा, B1 1 हो जाएगा और C1 का मान आपका -6 होगा, A2 होगा, ये B2 होगा और ये C2 होगा। तो इसे चेक करने के लिए A1 बटा A2 B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2। A1 का मान आपका 2 है, A2 का मान आपका 4 है, B1 का मान 1, B2 का मान 2, C1 का मान -6, C2 का मान -4। ठीक है, तो 2 कम 2 और 2 दूना के 4, माइनस कटेगा 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, यानी दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। और जब दूसरा बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो इसे हम लोग नो सॉल्यूशन कहते हैं, कोई हल नहीं। यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसका कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, समीकरण योग में 2x + 3y बराबर 5 तथा 4x + 6y बराबर 15 का है। अब इसमें भी पूछा है वही सवाल कि ये क्या है। तो A1 का मान आपका हो जाएगा 2, A2 का मान 4, B1 का मान 3, B2 का मान 6,
C1 का मान -5 और C2 का मान -15। ये माइनस से माइनस कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और ये तो कटेगा ही नहीं, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी ये भी एक दूसरे के बराबर हो रहा है। ठीक है, 2 बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो इसके भी कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14, यदि समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर के कोई हल ना हो तब क्या होगा? कोई हल ना हो, तो कोई हल ना होने का कंडीशन a1/a2 b1/b2 इक्वल नोट c1/c2 होता है। a का वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो 3x - y -5 -5 बराबर 0 और 6x - 2y - k बराबर 0। तब तो यहाँ a1 का मान जो होगा 3 होगा, a2 का मान 6, b1 का मान -1 और b2 का मान -2, c1 का मान -5 और c2 का मान -k। इसमें पूछा है कि इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं का कंडीशन ऐसा है, ये माइनस से माइनस कटेगा, ये भी माइनस से माइनस कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी 1/2 1/2 इक्वल नोट 5/k। ठीक है, के का मान पूछा है जो एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये तो दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं, के का वैल्यू यहीं से निकलेगा 1/2 इक्वल नोट 5/k से, इन्हें से मल्टीप्लाई करेंगे तो के इक्वल नोट 5 दूना के 10, यानी कि के का मान जो है 10 नहीं होगा लेकिन 10 के अलावा और भी कुछ हो सकता है। सवाल कहा है कि कोई हल ना हो, तो कोई हल होने के लिए 10 नहीं होगा, 10 के अलावा और भी जो कुछ होगा वो अगर लेते हैं तो उसका कोई हल हो, लेकिन नहीं पूछा है तो नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा, के इक्वल नोट 10। प्रश्न संख्या 15, समीकरण x - 2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल नोट b1/b2, ऐसा होता है। तो a1 का मान x - 2y - 3 बराबर 0, 3x + ky - 1 बराबर 0 होगा। a1 का मान 1 होगा, a2 का मान 3 होगा इक्वल नोट b1 का मान -2 और b2 का मान k होगा, यानी k इक्वल नोट -6। ठीक है, k का मान जो होगा वो -6 होगा, विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए लिखा है k के किस मान के लिए, k का ऐसा कौन सा मान लेंगे जो k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky बराबर 6 और 2x - 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होने के लिए भी सारा का जैसे हम लोग युगपत समीकरण से ही लेकर के चलेंगे, ये पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण 4y - 3 बराबर 0, ये कोई हल नहीं है, अनगिनत हल है, अद्वितीय हल है। ऐसा कंडीशन होने के लिए इन सारे समीकरण को बराबर में 0 लाना होगा, वहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। अनगिनत हल, अनगिनत हल के कंडीशन होते हैं a1 a2 b1 b2 इक्वल c1/c2। a1 का मान आपका 4 है, a2 का मान 2, b1 का मान k, b2 का मान -4, c1 का मान -6 और ये -3, माइनस से माइनस कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यानी 2 बराबर यहाँ आपका k/-4 और 3 दूना के 6 बराबर 2, यानी कि 1 इसके नीचे छुपा हुआ है। हमें अनगिनत हल पूछा है तो k का मान, यानी कि ये हमारा ऐसा दिख रहा है k/4 और 2/1, तो ये सारे एक दूसरे के बराबर हैं, तो k का मान कहीं से भी ले सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे k एकम के 4 दूना के 8, यानी k का जो मान होगा वो 8 होगा। इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी सी होगा। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 में है 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 के हल हैं। हल पूछा है कि हल कितने होंगे, इसमें भी हम लोग ऑप्शन रख करके बना सकते हैं। 2x + 3y बराबर 11, दूसरा समीकरण है 2x - 4y बराबर -24। ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए तो x का वैल्यू हम 2 लेंगे, y का वैल्यू 4 लेंगे, 2 दूना के 4 और 4 यही 12, जो
ये कभी 11 को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, विकल्प नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि जब पहले ही समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो दूसरे को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए 2 गुने एक्स के मान -2 प्लस 3 गुने वाई का मान -5, 11 के बराबर आना चाहिए। अब देखिए ये हो गया -4 और ये हो गया -15, जो कभी 11 के बराबर नहीं आ रहा, तो विकल्प नंबर बी भी आपका नहीं होगा। सी को देख लें, सी में है 2 गुने सी का मान एक्स की जगह पे -3 लेना है प्लस 3 गुने वाई का वैल्यू 1 लेंगे बराबर 11 आना चाहिए, -6 और +3 जो ये भी 11 के बराबर नहीं आएगा, यानी विकल्प नंबर सी भी नहीं है। विकल्प नंबर डी को देखा जाए 2x का मान -2 -4 +3 प्लस 3y बराबर 11। हम x के जगह पे ले रहे हैं, 1 मिनट, समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11। x के जगह पे -2 लेंगे, y के जगह पे 5 लेंगे, 11 आना चाहिए, -4 और +15, 15 में से 4 चला जाएगा जो 11 को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो डी होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में हमें ऑप्शन से काम चला लेना बेहतर होगा। क्वेश्चन संख्या 18, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो रेखाएं होती हैं। अभी देखिए संगत और असंगत की बात किया जा रहा था। संगत कब होगा? a1 बटा a2 b1 बटा b2। संगत इसको हम लोग विरोधी और इसे ही संगत कहते हैं। संगत दो स्थिति में होता है, या तो आपका a1 बटा a2 होगा इक्वल नोट b1 बटा b2 होगा, या तो फिर a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2। इसे हम लोग आश्रित कहते हैं। आश्रित की स्थिति में भी आपका जो युग्म होगा वो संगत होगा। तो इस प्रश्न में कहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो रेखाएं क्या होंगी? रेखाएं हमेशा संपाती होगी, समांतर होगी, या हमेशा प्रतिच्छेदी या समपाती। अब देखिए कुछ समीकरण को यहाँ ग्राफ का भी कंडीशन लिया गया है। हम थोड़ा सा एक बार थ्योरी पर नज़र फिर से डालते हैं। a1 बटा a2 b1 बटा b2 इक्वल नोट b1 बटा b2, यह आपका समीकरण हो गया। अब इसे हम लोग कहते हैं अविरोधी। ठीक है, इसको हम लोग संगत भी कहते हैं। इसके जो होते हैं वो अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल यानी केवल एक हल। अगर इसकी ग्राफ की बात किया जाए, इसका ग्राफ क्या होगा? तो जब एक दूसरे के बराबर में नहीं होगा, a1 बटा a2 इक्वल नोट b1 बटा b2 होगा, तो उसके जो ग्राफ होंगे वो प्रतिच्छेदी होगा, यानी इस प्रकार से कहीं पे न कहीं पे प्रतिच्छेद करेगा। तो प्रतिच्छेदी कौन होगा? जो अद्वितीय होगा। जिसके हल अद्वितीय होंगे वो प्रतिच्छेदी कहलाएंगे, यानी कि इसके जो युग्म जो होगा वो अविरोधी होगा। अविरोधी युग्म वाला जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा उसका ग्राफ। ठीक है, लेकिन अगर इसे देखा जाए, इसका युग्म जो होगा वो a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 और c1 बटा c2। इस युग्म को हम लोग आश्रित कहेंगे और इसके जो हलों की संख्या होगी वो अनंत होगी। अनंत, समझ गए? तो जो आश्रित होगा इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ एक दूसरे के समांतर जाएगा, एक दूसरे के समांतर। और ये क्या है? प्रतिच्छेदी। एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होगा तो जो युग्म होगा अविरोधी कहलाएगा, और एक दूसरे के समांतर जाएगा तो उस युग्म को हम लोग आश्रित कहेंगे। और अगर एक दूसरे के a1 बटा a2 b1 बटा b2 इक्वल नोट c1 बटा c2, उस युग्म को हम लोग विरोधी कहेंगे। विरोधी, इसके हल जो होंगे नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा।
और इसका जो ग्राफ होगा वो एक समपाती होगा। समपाती कहने का मतलब है कि एक समीकरण का ग्राफ अगर इस प्रकार से है तो दूसरा समीकरण का भी ग्राफ जो है वो इसी पे जा कर के आएगा, उसे ही समपाती कहते हैं। तो समपाती का जो युग्म होगा वो विरोधी होगा, समांतर का युग्म आश्रित होगा और प्रतिच्छेदी का युग्म जो होगा वो अविरोधी होगा। तो इस प्रश्न में वही कहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी, संगत हो। और संगत हम लोग जानते हैं कि दो केस में होता है, एक संगत जो होता है वो अविरोधी के केस में भी संगत होता है और दूसरा संगत जो होता है वो आश्रित के केस में भी संगत होता है। जो आश्रित होगा वो भी संगत होगा और जो अविरोधी होगा वो भी संगत होगा, लेकिन जो विरोधी होगा वो इनकंसिस्टेंसी असंगत होगा। तो सवाल में यही कहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हैं तो संगत किस किस स्थिति में हो रहा है? संगत दो केस में हो रहा है। एक आपका युग्म अगर अविरोधी है वहाँ भी संगत होगा, एक युग्म अगर आश्रित है वहाँ भी आपका संगत होगा। तो इस प्रश्न का जो विकल्प होगा क्या हमेशा संपाती होगा संगत होने के लिए? संपाती किस में कहा गया है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? संपाती कहेंगे। संपाती जो एक दूसरे के ग्राफ एक ही पे जाएगा। तो क्या ये हमेशा संपाती होगा? संपाती वाला तो हमारा इनकंसिस्टेंसी हो रहा है, असंगत हो रहा है, तब तो विकल्प नंबर ए नहीं होगा। समांतर, समांतर के केस में क्या असंगत को बोला गया है? नहीं, समांतर तो संगत के केस में होता ही है, साथ साथ प्रतिच्छेदी भी संगत होता है, तब विकल्प नंबर हमारा बी भी नहीं होगा। हमेशा प्रतिच्छेदी, क्या केवल सिर्फ प्रतिच्छेदी को ही संगत कहेंगे? नहीं, संगत प्रतिच्छेदी में भी होगा और आश्रित में भी होगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा आश्रित, एक मिनट, विरोधी, संपाती, हमेशा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी या संपाती, इसे प्रतिच्छेदी या संपाती, इसके दो केस में होने चाहिए। एक मिनट, आश्रित देखिए, इसमें जो आश्रित है, आश्रित इसे हम लोग जो हैं समांतर तो है, इसे हम लोग संपाती कहेंगे, संपाती। यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो डी होगा, यानी प्रतिच्छेदी भी होगा और संपाती भी होगा। ठीक है, देखिए बीच बीच में शोरगुल होने की वजह से मान डाइवर्ट हो रहा है, दिमाग की परेशानी होती है, इसमें थोड़ा सा उलझन पैदा हो जा रहा है। मैं आप सबों लोगों से बार बार रिक्वेस्ट पिछले ही वीडियो में करते आ रहा हूँ कि प्लीज़ कृपया करके शांति से बैठें। अगर नहीं अच्छा लग रहा है आप अपने घर चले जाएं। आप अपने खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और परेशानी हमको भुगतना पड़ रहा है। नहीं अच्छा लगता है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है घर चले जाएं। मुझे हाथ जोड़ने के लिए शर्मिंदगी ना करें, बेहतर रहेगा। अच्छा नहीं लगता अपने घर चले जाइए। के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ये लिखा है कि के का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो समीकरण के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। संपाती, तो देखिए ये आपका 3x माइनस वाई बराबर -8 और 6x माइनस के वाई बराबर -16। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए हमको फिर से एक कंडीशन लिखना पड़ेगा, जो भी कंफ्यूज हुआ। ठीक है, और आप लोगों को बार बार इसीलिए बोला जा रहा है कि डिस्टर्ब नहीं कीजिए तो बेहतर रहेगा, लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे हैं। देखिए हम इसे दिखा रहे हैं आपको। समीकरण युग्म का नाम, हलों की संख्या और ये ग्राफ। ठीक है, अगर समीकरण का कंडीशन इस रूप में दिखेगा a1/a2
b1/b2। तीसरे युग्म को हम लोग अविरोधी कहेंगे। हलों की संख्या अद्वितीय होगी, इसे हम लोग संगत भी कहेंगे। अब इसे लिख लेने के बाद ग्राफ दिखाते हैं कि कौन किसका कैसे ग्राफ होगा। a1/a2, b1/b2, c1/c2, इसके जो युग्म होंगे वो आश्रित होगा, इसको हम लोग असंगत कहेंगे। अनगिनत हलों की संख्या होगा और a1/a2, b1/b2 इक्वल नोट c1/c2, तीसरे हम लोग विरोधी कहेंगे। विरोधी, जिसको हम लोग असंगत कहेंगे। असंगत, देखिए ये संगत होगा आपका, संगत, इसे हम लोग असंगत कहेंगे। और इसमें हलों की संख्या होगा कोई हल नहीं, ठीक है, इसे हलों की संख्या कोई हल नहीं होगा जब ऐसे कंडीशन होंगे, यानी कि संगत अविरोधी में होगा और आश्रित में होगा, विरोधी में असंगत होगा। अब इसमें ग्राफ जो होंगे, अद्वितीय का ग्राफ जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। जैसे एक ग्राफ इधर से आएगा, एक ग्राफ इधर से आएगा, उसी को हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी। आश्रित होगा अनगिनत, तो अनगिनत के लिए जो होगा वो संपाती, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को एक ही लाइन पे टच करता हुआ जाएगा, इसी को हम लोग संपाती कहेंगे। और कोई हल नहीं के लिए उसका जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे के समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर। ये पहला समीकरण होगा, एक दूसरा समीकरण होगा, इसे हम लोग समांतर कहेंगे, ठीक है। तो इसे समझने के लिए देखिए, आपका ये जो समीकरण का जो रूप दिया गया है a1/a2 इक्वल नोट b1/b2 वैसा रहेगा, तो उस युग्म को अविरोधी, संगत, कंसिस्टेंसी, हलों की संख्या अद्वितीय, या हम बोल सकते हैं केवल एक। ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी होगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2, इसे हम लोग आश्रित कहेंगे उस युग्म को, उसे संगत बोला जाएगा। हलों की संख्या अनगिनत होगी और उसका जो ग्राफ होगा वो संपाती होगा। a1/a2, b1/b2, c1 इक्वल नोट c1/c2, ये जो होगा वो विरोधी होगा, जिसको हम लोग असंगत कहेंगे। असंगत, इसके हलों की संख्या कोई हल नहीं होगी और इसके जो ग्राफ होंगे वो एक दूसरे के समांतर जाएगा। तो इस प्रश्न में जो लिखा गया है, ये सवाल कुछ ऐसा ही है कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। तो संपाती होने के लिए अभी जो आपको बताया गया है वो संपाती का ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा और उस युग्म का जो नाम कहलाता है वो आश्रित होगा। उसके समीकरण a1/a2, b1/b2 और इक्वल c1/c2 होगा। तो इसमें संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। अच्छा, इसमें तो विकल्प ही नहीं है, कोई बात नहीं है। तो संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा, तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि k के किस मान के लिए समीकरण संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। तो संपाती के लिए कंडीशन आपको बताया गया कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इसे संपाती कहा गया। संपाती देख सकते हैं यहाँ, संपाती a1/a2, b1/b2 इक्वल c1/c2, इसे हम लोग संपाती कहेंगे। अब ये जो है यहाँ से a का जो मान आया, हमारा जो समीकरण दिया गया है 3x - y + 8 बराबर 0, 6x - ky + 16 और बराबर 0,
यानी यहाँ से a1 का जो मान होगा 3 होगा, a2 का मान 6 होगा, b1 का मान आपका -1, b2 का मान -k, c1 का मान 8 और c2 का मान 16 होगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस कटेगा, 8 एकम 1, 8 दूना के 16, यानी 1/2 k बराबर 1/2। यानी यहाँ से k का जो मान दिख रहा है वो 2 दिखाई दे रहा है। यानी इस प्रश्न के जो अगर ऑप्शन होते तो k का मान जो होता वो 2 होता। प्रश्न संख्या 20, देखिए 20 में लिखा है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं तो कैसे होंगे। आलेख यानी ग्राफ। अब इसे ग्राफ दिखाने के लिए जो भी आपको कंडीशन 3 बताए गए हैं उसी पे ये निर्भर कर रहा है। लिखा है कि 6x - 2y + 9, तो इसे अब हमको चेक करना पड़ेगा। a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1 का जो मान है 6 है, a2 का मान 3, b1 का मान -2, b2 का मान -1, c1 का मान 9 और c2 का मान सिर्फ 12। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, यानी कि 2/1 = 9 3/4। 2 बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, और 2 बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो वो एक दूसरे के समांतर होंगे। एक दूसरे के क्या होगा, समांतर। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का है। कितने हल हैं, इसमें पूछा है कि कितने हल हैं। अब देखिए इसे हल नहीं करना है। हम सभी लोग जानते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो हल होंगे वो अनगिनत होंगे। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो डी होगा। जैसे ही देखेंगे कि 2 चर जो है 2 है, समीकरण चाहे जितने भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, चर देखना है, चरों की संख्या देखनी है। एक चर, एक से एक चर y है, यानी 2 चर है और 2 चर है तो वहाँ पे हलों की जो संख्या होगी वो अनगिनत होगा। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो डी होगा। 2 चरों में 2 एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या पूछी जा रही है कि प्रतिच्छेदी हैं तो हलों की संख्या क्या होगी। तो अभी आपको बताया गया कि जब ये प्रतिच्छेदी एक दूसरे को कर रहा है तो इसके हलों की संख्या जो होगी 1 होगी, प्रतिच्छेदी करेगा। अगर एक दूसरे के समांतर ग्राफ चला जा रहा है, एक दूसरे के ग्राफ अगर समांतर चला जा रहा है तो उसके कोई हल नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर एक दूसरे के ग्राफ अगर संपाती चले जा रहे हैं, दोनों ग्राफ एक ही रेखा पे कट रहा है, तब उसकी हलों की संख्या जो होगी वह अनंत होगी, अनगिनत होगी। तो इस प्रश्न में लिखा है कि 2 चरों में 2 एक घातीय समीकरण के ग्राफ, 2 एक घातीय लिखा है कि 2 चर में, चर क्या है, 2 हैं, 2 एक घातीय समीकरण है। सिर्फ क्वेश्चन को फंसा रहा है। 2 एक घातीय, घात 1 वाला 2 समीकरण, वो भी कितने चर में, 2 चर में। यानी कि आपका ऐसे हो सकता है समीकरण बराबर 0, फिर से, या a1x b1y c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि 2 चरों में, एक x चर है और एक y चर है, 2 चरों में 2 एक घातीय समीकरण, 2 एक घातीय समीकरण, 2 समीकरण लेकिन दोनों समीकरण एक घातीय, घात 1 वाला, ठीक है, के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हैं तो हलों की संख्या क्या होगी। तो प्रतिच्छेदी में हलों की संख्या क्या बताया जा रहा है, 1 होगा। तो इस प्रश्न के जो विकल्प नंबर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, यानी विकल्प नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 23, रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होने पर आलेख का रूप क्या होगा। अभी जस्ट बताया गया अद्वितीय, अद्वितीय एक जिसका एक हल होता है उसी को तो अद्वितीय कहा जाता है। तो सवाल में तो यही लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होने पर आलेख का रूप क्या होगा। तो आलेख का रूप क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। आलेख का रूप क्या होगा, प्रतिच्छेदी। क्वेश्चन नंबर 24 में देखें, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए लिखा है कि x⁻n + 1 का एक गुणक x + 1 है तो n का निश्चित रूप से क्या होगा।
x प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n का निश्चित रूप से एक क्या वैल्यू होगा वो पूछा जा रहा है। तो देखिए जब x का पावर n है ना तो एक इसमें बहुपद का क्वेश्चन इसमें लाया है और हम सभी लोग जानते हैं कि बहुपद के जो घात होते हैं वो हमेशा एक धन पूर्णांक होता है। बहुपद के जो घात होंगे वो धन पूर्णांक होगा। तो ये एक व्यंजक जो दिया गया है इसका एक गुणक, ये आपका गुण है, एक गुणक x प्लस 1 है। देखिए गुण्य गुण्य गुणे गुणक, गुणक बराबर गुणनफल होता है। गुणे गुणे गुणक बराबर गुणनफल। तो इसमें लिखा है कि x पावर n प्लस 1 का एक गुणक जो है वो x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा। तो n निश्चित रूप से हमेशा एक बहुपद का जो व्यंजक दिखेगा वो हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। प्रश्न संख्या 25, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होगी। जब रैखिक है, रैखिक को एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, तो उसमें घातों की जो संख्या होगी कितनी होगी, एक होगा। प्रश्न संख्या 26, एक चर में रैखिक समीकरण के व्यापक रूप, व्यापक रूप को हम लोग मानक रूप भी कहते हैं, मानक रूप या सामान्य रूप। इसी को हम लोग इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक चर में रैखिक समीकरण के व्यापक रूप, तो एक चर में रैखिक समीकरण के व्यापक रूप जो होंगे ये x प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। जिस प्रकार से रैखिक बहुपद पढ़े हैं ठीक उसी प्रकार से समीकरण के लिए इक्वल में 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो भी होगा। प्रश्न संख्या 27, अगर दिए गए समीकरण 5x प्लस 3y बराबर a में x बराबर 1 y बराबर 1 तो a का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें x का मान 1 रखना है, y का मान भी 1 रखना है। तो a का वैल्यू 5 एकम 5 3 एकम 3 यानी a का मान जो है 8, विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 हल है। अब क्या इसे हल करने लगेंगे। देख रहे हैं कि समीकरण में हमें दो चर दिख रहा है, एक x है एक y है। जहां दो चरों की संख्या, अच्छा इसमें तो फिर वैसा विकल्प नहीं बनाया है कि अनंत हल होंगे। अब इसमें इस ऑप्शन को विकल्प देख करके सेटिस्फाइड करना होगा कि x कोऑर्डिनेट के लिए कितने कौन कौन से वैल्यू इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। हालांकि इसका एक और सा भी विकल्प बनाता, विकल्प नंबर ए में एक हल, बी में बनाता 2 हल, सी में बनाता कोई हल नहीं और डी में बनाता अनंत। तब तो इसका अनंत होता, दो चर वाला रैखिक था तो अनंत हो जाता। लेकिन हमारा ऑप्शन में कुछ अलग दिया है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। तब रख करके ऑप्शन से इस समीकरण को संतुष्ट करना होगा। अगर हम समीकरण में x का मान 4 रख, x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y, x y x y, x का मान 4 रखेंगे, y का मान 0, 4 के बराबर आना चाहिए। 4 माइनस 0 बराबर 4, ये 4 के बराबर कर रहा है, यानी समीकरण एक अभी सही दिख रहा है। 2 की बात किया जाए, x माइनस 2y बराबर 4 है, x के जगह पे 1 रखेंगे, y की जगह पे 2 रखेंगे, क्या 4 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। c की बात किया जाए, x के जगह पे 2 रखिए, y के जगह पे 0 रखेंगे, क्या 4 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, ये भी विकल्प नहीं होगा। 1 और 0 ये भी नहीं होगा। x के जगह पे 1 रखेंगे, y के जगह पे 0 रखेंगे, 4 के बराबर नहीं आएगा। यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा। यदि x बराबर 1 y बराबर 1 तो समीकरण ax में a का मान क्या होगा। x के जगह पे आप 1 रखें, y की जगह पे आप 1 रख लें और 10 है तो a एकम a 2 एकम 2 बराबर 10, a बराबर 10 माइनस तो इधर प्लस, a बराबर 12, यानी विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। प्रश्न संख्या 30, अगर 2x प्लस 9 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा। देखिए कितने सरल सवाल हैं। x का वैल्यू पूछा है बराबर 0, प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस, x का मान -9, ये गुना में है तो इस तरफ आकर के बटा में हो जाएगा, यानी कि -9/2, जो विकल्प नंबर आपका सी में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, 2x प्लस 3y बराबर 7 के हल में x और y के मान क्या होंगे। इसमें भी सेटिस्फाइड करना है, x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूना के
2x प्लस 3y बराबर 7। x के जगह पे 2 रखिएगा तो 4 होगा, y के जगह पे 3 रखेंगे 7। ये विकल्प नंबर ए अभी सेटिस्फाइड कर रहा है। b की बात किया जाए 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 2, 3 दूना 6, 6 दो 8, ये सेटिस्फाइड 7 को नहीं कर रहा है। c 2 गुने -1 प्लस 3 गुने -2, -2 -6 जो ए भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। डी जब -1 नहीं किया तो 2 भी नहीं करेगा, -1 और +2 है, चेक करके देख लीजिए। 2 गुने -1 प्लस 3 गुने 2, जो ये भी 7 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा। दो चरों में दो रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण को क्या कहते हैं? देखिए ये प्रश्न है, लैंग्वेज का क्वेश्चन दिया गया है कि दो चरों में दो रैखिक समीकरण है। चर हैं दो और समीकरण भी हैं दो। चर में दो यानी ax या a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दो चर हैं और दो समीकरण है। ये एक समीकरण हुआ, दूसरा समीकरण a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। प्रश्न में कहा है कि दो चरों में दो रैखिक समीकरण, एक समीकरणों का क्या कहलाता है? तो एक समीकरण का क्या कहलाता है? ये देखिए क्या है, ये युग्म है ना, ये युग्म है। चैप्टर टॉपिक का ही नाम था युग्म समीकरण, यानी जोड़ा। घात एक ही है, चर दो है, लेकिन समीकरण कितने हैं? दो हैं, तो यानी युग्म है। तो इस प्रश्न का युग्म यानी जोड़ा, इसको हम लोग जोड़ा कहेंगे, और इसको जोड़ा नहीं है ये। ठीक है, जोड़ा नहीं यानी अयुग्म। यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा। प्रश्न संख्या 33, x प्लस 2y बराबर 5 एक समीकरण है। अगर x बराबर 1 है तो y का मान क्या होगा? देखिए समीकरण x प्लस आपका 2y बराबर 5 है, x का मान 1 रखा है तो y का वैल्यू पूछा है। 2y बराबर 5 माइनस 1, 2y बराबर 4, y का मान यहाँ से आपका 2 होगा, यानी विकल्प नंबर जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा? शायद रिपीट क्वेश्चन है, नहीं। 2x प्लस 3y बराबर 5, x का मान जो है वो आपका 1 है। 3y बराबर 5, 2 प्लस 3y बराबर 5, 3y बराबर 5 माइनस 2, 3y बराबर आपका 3, y का मान 1। इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो डी होगा। प्रश्न संख्या 35, देखिए 35 में क्या लिखा है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर a में अगर x बराबर 2 है और y बराबर 1 है तो a का मान पूछा है 2, x का मान 2, y का मान 1 बराबर है 2 दूना के 4 और 3 एकम 3, यानी a का मान जो है यहाँ से 7 होगा, विकल्प नंबर डी। तो ऐसे से प्रश्न रहेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन सा मान युग्म समीकरण के हल है? लिखा है कौन सा ऐसा मान है जो युग्म समीकरण के हल है। हालांकि यहाँ पे युग्म नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये समीकरण सिंगल दिया है, युग्म नहीं दिया है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ समीकरण होगा। हाँ, यहाँ पे अगर लिख सकता था तो दो चर लिख सकता है। ठीक, तो समीकरण है आपका x माइनस 2y बराबर 4। ऑप्शन से लेकर के चलेंगे, जो संतुष्ट करेगा वो उसका आंसर होगा। x का मान 1 रखेंगे, 2 गुने 1 बराबर 4। क्या कभी ये 4 को सेटिस्फाइड करेगा? विकल्प नंबर ए सेटिस्फाइड नहीं किया। b की बात किया जाए, x के जगह पे 2, y के जगह पे 0, 4, b भी सेटिस्फाइड नहीं किया। c की बात किया जाए, x के जगह पे 6 माइनस 2 गुने y के जगह पे 1 बराबर 4, 6 में से 2 चला जाएगा 4, जो एक विकल्प नंबर जो सी है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। डी की बात किया जाए, x का मान 10, 2y का मान 4, जो 4 को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यानी विकल्प नंबर जो डी है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो सी होगा। प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 में देखिए लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा है और इस रेखा पर के प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक उस समीकरण का क्या होगा? हल होगा, हल नहीं होगा, का एवं खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को समझना है। लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेगा, या तो आलेख एक दूसरे के समांतर चला जाएगा, या तो आलेख जो है एक ही
समीकरण दूसरे समीकरण पे टच करेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ जो होंगे वो ऐसा ही होगा, या तो प्रतिच्छेदी होगा, या तो समांतर होगा, या समपाती होगा। तो इस प्रश्न में लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा है और इस रेखा पर के प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक, इस सरल रेखा पर के प्रत्येक बिंदु का बिंदु का निर्देशांक उस समीकरण का क्या होगा। तो उस समीकरण का अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो एक हल होगा, प्रतिच्छेद करेंगे तो कितने हल होंगे, एक हल होंगे। इसमें लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा है, ये भी इसका आलेख, ये भी सरल रेखा, ये भी सरल रेखा, ये भी सरल रेखा, और इस रेखा पर के प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक, प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक उस समीकरण का क्या होगा। तो अगर यहाँ पे टच करेगा तो एक हल होगा, अगर टच नहीं करेगा तो कोई हल नहीं होगा, अगर दोनों एक ही दूसरे पर टच करेगा तो अनगिनत हल होगा। यानी इस प्रश्न का जो होगा वो विकल्प नंबर आपका सी होगा, हल होगा भी, हल नहीं भी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, जैसे हल होगा भी, हल नहीं होगा, इस पॉइंट पे टच करेगा तो एक हल होगा, अगर इस पे टच ना करेगा तो कोई हल नहीं होगा। तो हल हो भी सकता है, हल नहीं भी हो सकता है। इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो का एवं खा दोनों होंगे, सी। y बराबर 3x + 5 के हलों की संख्या। अब देखिए इसमें हलों की संख्या पूछा है, इसे हल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये समीकरण दो चर में दिख रहा है, एक x और एक y, और जहां दो चर में दिखेगा हम लोग जानते हैं कि उसके कितने हल होंगे, अनगिनत होंगे। प्रश्न संख्या 39, कुछ अन्य विधियां क्या है जो एक चर वाले युगपत समीकरण के हल में सहायक है। क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण को हल करने के 5 विधि हैं। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। समीकरण के हल करने के 5 विधि हैं। पहला विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई जरूरी नहीं कि सीरियल से याद रखें। विलोपन विधि, जिसको हम लोग लुप्तीकरण भी कहते हैं। इलिमिनेशन मेथड। तीसरा है बृजगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चौथा है आपका तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड। और एक 5वीं विधि है प्रतिस्थापन, विलोपन यानी लुप्तीकरण, बृजगुणन और तुलनात्मक। और एक है, एक और विधि है प्रतिस्थापन, विलोपन, बृजगुणन, तुलनात्मक। और एक विधि का नाम अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि, रेशियो मेथड। तो ये जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, इस समीकरण के हल करने की 5 विधि है। एक समीकरण को 5 विधि से हल किया जा सकता है, लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि अगर देखा जाए तो लुप्तीकरण या विलोपन विधि। लेकिन उन सबों में देखा जाए दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए तो सबसे ज़्यादा बेहतर जो होता है वो ग्राफ विधि होता है। ठीक है। तो इस प्रश्न में कुछ अन्य विधियां क्या है जो एक चर वाले युगपत समीकरण के हल में सहायक होते हैं। तो कुछ अन्य विधियां क्या है जो एक चर वाले युगपत समीकरण के हल में सहायक होते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल में सहायक तो ये 5 विधि होते हैं।
यानी कि तुलनात्मक विधि भी हल करने के लिए सहायक सिद्ध होंगे, अनुपात निर्णय विधि भी होगा, और इसमें भी अगर कोई विकल्प में होता तो वो सारे के सारे होते। यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा, क एवं ख दोनों विधियां जो हैं वो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने में काफ़ी व्यापक सिद्ध होते हैं। दोनों न कह करके आप 5 का विकल्प रहता तो 5 भी हो सकते थे। तो रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने के लिए 5 विधि हैं: प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, ब्रजगुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तुलनात्मक, कंपैरिजन, अनुपात निर्णय, रेशियो मेथड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 40। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाएंगे। संगत कहलाएंगे, संगत दो केस में आप इसे देख सकते हैं। संगत दो स्थिति में संगत कहलाएंगे, या तो उसका समीकरण ऐसा होगा या उसका समीकरण ऐसा होगा, तब उस स्थिति में वो जो कहलाएगा वो संगत कहलाएगा। संगत के लिए अगर ग्राफ की बात किया जाए तो प्रतिच्छेदी होंगे और संपाती होंगे, वो संगत कहलाएगा। तो संगत दो स्थिति में, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो कहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाएंगे यदि हल होंगे। तो संगत दो स्थिति में कहलाते हैं, a1 बटा a2 इक्वल नोट b1 बटा b2। इसको हम लोग, इसके हलों की संख्या 1 होती है। और किसे कहते हैं, तो और देखिए यहाँ आश्रित को, यानी कि जिसके हलों की संख्या कितनी होती है, अनगिनत होती है। हलों की संख्या जो होगा वो अनगिनत होगा, यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। इसके हलों की संख्या की बात की जाए तो अनगिनत होंगे। तो इस प्रश्न में कहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाएंगे यदि उनके हल होंगे। तो संगत दो स्थिति में, संगत एक अविरोधी में और एक आश्रित में, यानी कि कम से कम एक हो। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाएंगे यदि उनके हल, यदि उनके हल एक हो तो भी ठीक, शून्य हो नहीं, ये शून्य तो नहीं हो सकता, कम से कम एक हो, कम से कम एक, ये भी नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। यानी इस प्रश्न का विकल्प जो होगा वो ए होगा। अगर हाँ यहाँ पे विकल्प बनाता आश्रित तो वो भी हो सकता था। प्रश्न संख्या 41। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा। संपाती, अब संपाती के लिए देखिए बार बार आपको बताया जा रहा है कि संपाती कब होंगे, आप इसे याद कर लेंगे। संपाती कब होगा, तो संपाती के लिए आश्रित होने चाहिए, यानी अनगिनत हल होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी जो लिखा है वो आपको है कि k का ऐसा कौन सा मान होगा जो x + 2y = 7 और 2x + ky = 14 जो संपाती होगा। तो संपाती होने के केस में जो है a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2, इसी को संपाती कहा गया है। ये देखिए यहाँ आपको संपाती दिखाया गया है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2 को संपाती कहेंगे, संपाती कहा जाएगा। तो इसके सभी मान बराबर होंगे। k का वैल्यू पूछा है तो यहाँ से इस समीकरण को आगे बढ़ाएंगे तो -7 = 0, 2x + ky -14 = 0, यानी a1 का मान 1 होगा, a2 का मान 2 होगा, b1 का मान 2 होगा, b2 का मान k होगा, c1 का मान -7, c2 का मान -14। ये माइनस से माइनस कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 1 बटा 2, 2 बटा k, 1 बटा 2। यहाँ से मान निकालेंगे तो k का मान k 2 दूना के 4। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो सी होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 42। युग्म पद समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 निकाय है। अब ये निकाय पूछा है कि ये क्या है, संगत है या असंगत है, ये निकाय पूछा है। तो देखिए इसे चेक करने के लिए यहाँ से हम इस समीकरण को 2x + 3y - 5 = 0, 4x + 6y - 9 = 0, यानी युगपत समीकरण से चलेंगे तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2। a1 का मान आपका 2, b2 का मान a2 का मान 4, b1 का मान 3, b2 का मान आपका 6 और c1 का मान जो हो जाएगा -5, c2 का मान -9 होगा।
2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 इक्वल नोट 5/9। तो लिखा है कि निकाय कैसा है। अब ये निकाय कैसा होगा वो बताना है। तो इस स्थिति में आपको बताया गया था A1/A2 इक्वल नोट B1/B2, इसको हम लोग संगत कहेंगे। ठीक है, A1/A2 B1/B2 C1/C2, इसे हम लोग भी संगत कहेंगे। A1/A2 B1/B2 इक्वल नोट C1/C2 असंगत कहलाएगा। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन की निकाय क्या होगा। तो ये कैसा दिख रहा है, 2 बराबर है, तीसरे बराबर नहीं है, यानी ये आपका जो होगा वो असंगत होगा, असंगत। तो इनका अद्वितीय हल है, असंगत है। अद्वितीय हल यानी केवल एक हल, और एक हल तो वो संगत होगा, लेकिन हमें पूछा असंगत, तो इसमें क्या होगा, निकाय कैसा दिख रहा है, असंगत दिख रहा है। इनका अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल होने के लिए आपका भी संगत होता है, अनेक हल का भी संगत, एक हल का भी संगत, कोई हल का नहीं, कोई हल नहीं होगा, उसका होगा संगत। तो इस क्वेश्चन में वही कहा था, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ये होगा। प्रश्न संख्या 43, बस 7 प्रश्न और 50 प्रश्न आज करवाए जाएंगे। x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। अनगिनत का कंडीशन होता है x + 2y, आप इसे इस रूप में ला लें, 4x + ky - 15 = 0। अनगिनत हल होने का कंडीशन है A1 A2 B1 B2 इक्वल C1/C2। A1 का मान 1, A2 का मान 5, B1 का मान 2, B2 का मान k और C1 - 3 - 15। ये माइनस से माइनस कटेगा, हमें अनगिनत का मान पूछा है तो k का मान कहीं से भी निकाल लेंगे, आएगा उतना ही, यानी 1/5 = 2/k। यहाँ से भी निकालेंगे तो उतनी आएगा, k एकम k = 10। अगर यहाँ से भी निकालना चाहेंगे तो वहाँ से भी उतनी आएगा, दिखा दे रहे हैं, 2/k है बराबर 3/15 है। हालांकि इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 5 एकम 5 × 15, ठीक है, यानी कि ये जो हो जाएगा वो आपका 1/5 होगा। यहाँ से भी 10 ही आ रहा है, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो k का मान पूछा है, k का मान जो आया है वो 10 आया है। विकल्प नंबर जो होगा वो B होगा। प्रश्न संख्या 44 में है, यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, और इस स्थिति में क्या होता है। लिखा है कि यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। बिल्कुल बात सही है। जब समांतर है, प्रतिच्छेदी है तो एक हल, जब एक दूसरे के समांतर है तो कोई हल नहीं, जब एक दूसरे के समपाती है, दोनों एक ही पे आ जाए, दोनों समीकरण एक ही पे आ जाए तो इसके अनगिनत हल होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन का है कि यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। बिल्कुल बात सही है। जब समांतर है तो नो सॉल्यूशन, और कोई हल नहीं है तो इस स्थिति में समीकरण क्या होगा। तो इस स्थिति में समीकरण क्या होगा अभी जस्ट बताया गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, संगत। ठीक है, आप इसे फिर से एक बार देख सकते हैं, ये आपका संगत है, ये आपका संगत है, और ये जो है असंगत है। तो संगत पूछा है, यानी कि संगत किस किस स्थिति में होता है, अविरोधी और आश्रित में, यानी इक्वल नोट और सभी इक्वल में। तो इस प्रश्न का जो विकल्प होगा और इस स्थिति में समीकरण युग्म होगा, यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, और इस स्थिति में समीकरण युग्म क्या होगा। तो जब हल नहीं है तो समीकरण युग्म जो होगा वो आपका होगा संगत, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो भी होगा। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए देखिए, यानी इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, असंगत जी, कोई हल नहीं, यानी कि असंगत होगा, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो ए होगा, विकल्प नंबर ए। इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 45 में लिखा है कि x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0 की रेखाएं हैं। अब ये देखना है कि रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है कि समांतर है। तो प्रतिच्छेदी क्या है, इसको ग्राफ खींचेंगे, नहीं, ग्राफ खींच करके हालांकि बना सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसे चेक करने के लिए A1/A2 B1/B2 और इक्वल C1/C2। A1 का मान आपका 1 है, A2 का मान 3 है, B1 का मान -2, B2 का मान
B2 का मान 4, C1 का मान आपका कुछ नहीं है तो 0 है, और C2 का मान जो है वो -20 है। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, जो कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब यही बराबर नहीं है तो अगला भी बराबर नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको प्रतिच्छेदी कहते हैं, ठीक है, जो बराबर नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो ए होगा। प्रश्न संख्या 46, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होंगी? असंगत, संगत है और असंगत है, समांतर होगा, सदैव संपाती होगा, सदैव प्रतिच्छेदी होगा, या प्रतिच्छेदी अथवा संपाती होगा। चलिए इस प्रश्न को मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ कमेंट बॉक्स के लिए। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। क्वेश्चन नंबर 47, दो चरों वाले युगपत रैखिक समीकरण का हल बीजीय विधि से किया जाता है जिसके अंतर्गत आते हैं। तो दो समीकरण का हल करने के लिए जो बीजीय विधि से उसे हम हल करते हैं, तो हल करने के लिए विलोपन विधि भी उपयोगी है। अभी 5 विधियां बताया गया। प्रतिस्थापन विधि भी उपयोगी है। बरज गुणन, अगर अनुपात निर्णय होता तो वह भी, लोप्तीकरण होता तो भी, यानी इस प्रश्न के जो विकल्प नंबर होंगे वो डी होंगे। क, ख एवं ग तीनों उपयोगी है। प्रश्न संख्या 48, समीकरण को हल करने में कौन सी विधि अधिक उपयोगी है? किसी भी समीकरण को हल करने के लिए कौन सी विधि सबसे उत्तम माना जाता है? विधि प्रतिस्थापन, विलोपन, बृहज्गुणन या ग्राफीय विधि। तो इन सबों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो ग्राफीय विधि होगा। हाँ, अगर ग्राफीय विधि ना होता तो सबसे सरल जो विधि माने जाते हैं, ऐसे विधि को अगर देखा जाए तो सारे के सारे टफ विधि हैं, लेकिन इन सबों में सबसे आसान जो विधि होगा वो ग्राफीय विधि होगा। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, यदि युगपत रैखिक समीकरण से प्राप्त आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो उसके और उसके केवल और केवल अद्वितीय हल होंगे, यानी केवल और केवल एक हल होगा। यानी इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो भी होगा। प्रश्न संख्या 50 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित होती है। क्वेश्चन है कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित होती है। एक बिंदु होता है, 2 बिंदु होता है, 3 बिंदु होते हैं, कोई बिंदु नहीं होता है। यानी क्वेश्चन कहा है कि समीकरण का प्रत्येक हल अगर निकालना चाहते हैं, समीकरण के 3 ही हल होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, या तो केवल एक हल होंगे, या अनगिनत हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। तो एक हल होने के लिए प्रतिच्छेदी होगा, कोई हल नहीं होने के लिए समांतर होगा, और अनगिनत हल होने के लिए संपाती होगा। तो इसमें लिखा है कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होंगी। तो प्रत्येक हल निकलेगा, यानी जिस पे हम रखेंगे वैल्यू को उस पे वो सेटिस्फाइड होगा, संतुष्ट होगा, तो वो जो होंगे एक ही बिंदु होगा, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु होंगे, 2 बिंदु नहीं होगा, ठीक है। 3 बिंदु होते हैं, कोई बिंदु नहीं होता है, यानी एक बिंदु होगा। जैसे हम लोग इसका हल निकालते हैं तो जहाँ पे कटान बिंदु होता है वहीं से हल निकलता है, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु होंगे। तो ये प्रश्न का आज अंतिम क्वेश्चन था। इसे हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से। इस टॉपिक में लगभग 115 प्रश्न है। तो चलिए आज तक यहीं तक समाप्त किया जाता है।